So welcome dear students once again in the next part of this unit, that is the liquefaction of gases. So इसमें हम देखेंगे कि gases को हम कैसे liquefy कर सकते हैं into liquid state, और fluid हम किसको कहते हैं, और यहाँ पे एक important term हम देखेंगे that is the critical constants. उसमें आ जाएगा critical temperature, critical pressure and the critical volume. So now let's have a look. ये जो liquefaction of gas है, it was studied by थॉमस एंड्रू. इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एंड्रू ने गैस का बिहेवियर पहली बार स्टडी किया इन 1969. एंड्रू ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज सिंपली एंड्रूज एक्सपेरिमेंट. सो एंड्रूज एक्सपेरिमेंट जो है, एक्चुअली एंड्रू ने जिस गैस पे काम किया दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद जो भी गैस, जिस भी गैस के लिए हम ये स्टडी करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, इट विल कम आउट टू बी सेम. ये सेम आ जाएगा. तो पहले मुझे आप बताएंगे हमें गैस को लिक्विफाई करना है इनटू लिक्विड स्टेट, तो कैसे हम कर सकते हैं. देयर आर टू कंडीशंस. नंबर फर्स्ट इज, पहले हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. So what will happen by decreasing temperature, the average kinetic energy of gas molecules will decrease. So molecules will come close, their kinetic energy will decrease. So उनके दरमियान जो force of attraction है वो अब increase होगा, तो ये liquid state में convert हो सकता है. Second condition जो है जिससे हम, second way जो है जिससे हम gas को liquefy कर सकते हैं, that is by increasing the pressure. अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो what will happen? The molecules will come close to each other, intermolecular force of attraction will increase, they will occupy smaller volume, and that is the property of liquids. Hence gas gets converted into liquid state by these two conditions, either by increasing pressure or by decreasing temperature. किसी गैस के लिए एक ही कंडीशन पे हम लिक्विफाई कर सकते हैं. So for some gases we require both the two conditions in order to liquefy the gas. Now ये जो एंड्रू है, इसने स्टडी किया isotherm for carbon dioxide gas. So isotherm we already know that is a curve which is obtained at constant temperature. इसने different constant temperatures पे carbon dioxide gas की curve study की between the pressure versus volume. So you already know according to Boyle's law that volume of a given mass of gas, it is inversely proportional to the pressure. तो दैट मीन्स अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम, सिमिलरली अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ हियर इज द कर्व बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम जो थॉमस एंड्रू ने स्टडी किया. फॉर विच गैस? इट इज़ ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स हैं, they are actually at different temperature. देखो पहले इसने देखा the first curve that is at 50 डिग्री सेल्सियस. पहले टेम्परेचर इसने लिया 50 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर पे इसने देखा that the curve is same as that for an ideal gas. आइडियल गैस के लिए हमने देखा था ऐसी एक कर्व हमें ऑब्टेन होती है, that is just like this one. और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है it follows ideal gas behavior at this temperature. But जब इसने टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो कर्व जो है इसमें वेरिएशन आने लगा. ठीक है. और जब इसने टेम्परेचर लिया 30.98 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने देखा दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाउ इट स्टार्ट्स टू लिक्विफाई. तो फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में इस टेम्परेचर पे ऑब्टेन किया गया, और उस वक्त प्रेशर जो था दैट वाज 73 एटमॉस्फेयर. प्रेशर वाज 73 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 30.98 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे थॉमस एंड्रू ने पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड स्टेट में पाया. और जब इसने और टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 21.5 डिग्री सेल्सियस, 13.1 डिग्री सेल्सियस, तो इन टेम्परेचर्स पे इसने देखा दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी ईजिली लिक्विफाइड. तो इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं. बट अबव दिस टेम्परेचर दैट इज 30.98 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. इसको हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हैं हाउ आवर प्रेशर वे में अप्लाई. चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई क्यों ना करें, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई नहीं होता है. तो ये जो टेम्परेचर है दिस वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, रिप्रेजेंटेड बाय TC. सो व्हाट इज ए क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर
above which gas cannot be liquefied, जिस टेम्परेचर के above गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस। इन हाई टेम्परेचर्स पे थॉमस एंड्रयू ने देखा दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैनॉट बी, इसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। So this temperature at which it can be liquefied at a particular pressure that is 73 atmosphere, that temperature is called the critical temperature. तो अगर temperature इस critical temperature से कम होगा तब हम गैस को easily liquefy कर सकते हैं, but above this temperature gas cannot be liquefied. So what is critical temperature? So you will note down, it is the temperature above which gas cannot be liquefied however pressure we may apply. चाहे हम कितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई करें, अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 30.98 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज 8A/27 और B. What is 8 constant? A is the van der Waals constant, B is also van der Waals constant. A और B हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस लेक्चर, और इज ऑल्सो द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन वैल्यूज से हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एनी गैस, एंड दिस क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। नाउ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये जो सभी कर्व्स है दे आर फॉर विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टडीड बाय एंड्रू। Now at this temperature the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature, that means at TC, that is called the critical volume, that is called the critical volume. You are right, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature, that is called the critical volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure है ना। जब प्रेशर होगा, लेट्स से फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल प्रेशर इज 73 एटमॉस्फेयर है ना, और क्रिटिकल टेम्परेचर इज 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो इस वक्त ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, Vc is equal to 3B. 3 is constant, B is also the van der Waals constant। और यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना वॉल्यूम देखा गया क्रिटिकल वॉल्यूम, इट इज 0.0956 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट विल बी डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ द प्रेशर है ना, जिस प्रेशर पे ये गैस यहाँ पे लिक्विफाई होना स्टार्ट हो रहा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज A/27B²। सो AB यहाँ पे सैम van der Waals कांस्टेंट, 27 इज द कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्रिटिकल प्रेशर। सो क्रिटिकल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज 73 एटमॉस्फेयर, और 73.9 बार भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड द क्रिटिकल वॉल्यूम, दे आर नोन एज क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। सो राइट डाउन, दे आर नोन एज क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, इनको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट कहते हैं। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो क्या हमने समझा दैट अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तब गैस cannot be liquefied however pressure we may apply, और अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो गैस कैन बी easily liquefied by applying appropriate pressure. Now let's see here this curve in detail. अगर यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, ये जो कर्व है ABCD at a temperature of, it was obtained at a temperature of 21.5 degree Celsius। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that when we are having this carbon dioxide gas है ना, यहाँ पे at point A we are having this carbon dioxide in the form of gas। अब जब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे इनिशियल 0, P1, P2, P3, यहाँ से इट मीन्स प्रेशर वी आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स P3 का जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन P2, इट इज़ ग्रेटर देन P1। सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर
वॉल्यूम को क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू बॉयलेस लॉ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे V1 का वैल्यू ज़्यादा है ना, V1 का वैल्यू ज़्यादा है, और इससे कम जो वैल्यू है दैट इज़ V2, और इससे कम जो वैल्यू है दैट इज़ V3 वॉल्यूम बहुत ही कम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट एट पॉइंट ए कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, एबो की तरफ हम जा रहे हैं, सो प्रेशर वी आर इंक्रीजिंग। प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो एट पॉइंट बी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। नाउ एट दिस पॉइंट बी दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट विल स्टार्ट टू लिक्विफाई। अब यहाँ से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। सो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी वी आर हैविंग मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होगा और कुछ अब कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा किसमें, लिक्विड में, फ्रॉम बी टू सी। तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम बी टू सी प्रेशर जो है ये अब हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, और वॉल्यूम यहाँ से अब्रप्ट क्या हो रहा है ना, बी टू सी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे अब ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इट हैज़ नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट। और उसके बाद फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी आप देख सकते हैं कि हम फर्दर क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सी टू डी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, पर वॉल्यूम बहुत ही कम अब चेंज यहाँ पे हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब आपका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड्स वी नो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, दे आर ऑलमोस्ट, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी फर्दर कंप्रेस्ड। लिक्विड स्टेट को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोज। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो इट इज़ स्ट्रेट लाइन, नियरली स्ट्रेट लाइन वी आर गेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर फर्दर जब हम सी टू डी इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में बहुत ही कम चेंज देखने को मिल रही है, दैट मीन्स वॉल्यूम अब कम डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो यहाँ से सी टू डी आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है इट विल बी इन लिक्विड स्टेट। सो दिस इज द लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टडीड बाय थॉमस एंड्रू इन 1969। तो इसने देखा दैट कि जब भी टेम्परेचर अप टू दिस टेम्परेचर अप टू 30.98 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे टेम्परेचर कम है, लाइक वी आर हैविंग 21.5 डिग्री, 13.1 डिग्री, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। बट अबव दिस टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहता है, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कितना भी आप प्रेशर अप्लाई क्यों ना करें। बट एट दिस टेम्परेचर this carbon dioxide gas gets converted, it now starts getting converted into the liquid state at a pressure of 73 atmosphere। तो ये यहाँ पे liquid state में अब convert होगा। This temperature is called critical temperature, pressure is known as 73, for carbon dioxide it is the critical pressure। और इस वक्त जो carbon dioxide गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैट इज 0.0956 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम। और इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है इनका वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री फार्मूलाज, क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस इज द क्रिटिकल वॉल्यूम। सो दिस वाज स्टडीड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पर यही बिहेवियर सभी रियल गैसेस दिखाते हैं। सो दैट्स व्हाई एट वेरी हाई टेम्परेचर गैस बिहेव है ना, मैंने ऑलरेडी दो कंडीशन बताए थे जिस पे रियल गैस बिहेव कर सकता है एज एन आइडियल गैस। तो हर एक गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जिसके अबव गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, बट बिलो दिस वी कैन इजीली लिक्विफाई द गैस एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर डिफरेंट गैसेस। Now what is the significance or importance of this critical temperature? इसकी significance है तो वो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। What is the significance? नंबर फर्स्ट significance जो है critical temperature का, significance of critical temperature, that is अगर हमें डिफरेंट गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर पता है तब हम बता सकते हैं उनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो सिंपली आप याद रखेंगे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ critical temperature,
more easily can gas be liquefied, can gas be liquefied। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो तब हम गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा, यू कैन अगेन सी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं विच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड अमंग देम? सो जस्ट कमेंट इन द लाइव चैट बॉक्स। क्या आप बता सकते हैं कौन सा गैस हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं? यस, इट इज़ द अमोनिया। सो राइट, अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है इनमें से। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन एंड देन इट इज़ द हीलियम। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ या ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा गैस का, उसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वहाँ पे भी हमने देखा था हाइड्रोजन एंड हीलियम दे कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वंडरवॉल कांस्टेंट ए का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। फिर से बता रहा हूँ, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा, जैसे अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू ज़्यादा है तो इसका वंडरवॉल कांस्टेंट ए का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। और हमने वहाँ पे भी पढ़ा था दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए मोर इजीली कैन गैस बी लिक्विफाइड। तो यहाँ पे भी आप वही याद rखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा तो तब गैस को ईजिली हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे कि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैस को हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हैं अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। बट हाँ, यू कैन लिक्विफाई द गैस। सो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन बी ईजिली, सो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर gas can be easily liquefied, but above it can be easily liquefied. But you will remember that above critical temperature gas cannot be liquefied. Now third important thing जो यहाँ पे आप याद रखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का। सो एक हमने क्या देखा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kc more easily gas can be liquefied. Above critical temperature gas cannot be liquefied. Similarly, और फिर हमने देखा that below critical temperature gas can be easily liquefied. हाँ, थर्ड पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे that is for gases which are known as permanent gases, है ना, permanent gases वही है which show positive deviation from ideal behavior. इससे पहले हमने देखा था हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनको हम कहते हैं परमानेंट, इनको पहले कहा जाता था परमानेंट गैसेस बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो अगर ऐसे गैसेस को लिक्विफाई करना है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई की जाती है, टेम्परेचर इज टू बी डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इज टू बी इंक्रीज्ड। सो फॉर परमानेंट गैसेस both the conditions are required that temperature is to be decreased and pressure यहाँ पे increase करना होता है, तब हम ऐसे gases को भी liquefy कर सकते हैं। So this was the liquefaction of gases। और इसी में हमने देखा critical constants, उसमें आ जाएगा critical temperature, critical pressure and critical volume। critical volume मैं फिर से बता रहा हूँ, it is the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure. So that is the critical volume. Now see here that gas को हम liquefy कैसे कर सकते हैं। So the method to liquefy a gas. So we are having very important effect that's called the Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect. Now what is this effect? According to Joule-Thomson effect, it states that when a gas under high pressure is allowed to pass through a small hole
या जिसको हम ओरिफिस भी कहते हैं, स्मॉल होल और ओरिफिस into a region of low pressure, into a region of low pressure, cooling occurs. जरा फिर से बताओ क्या क्या बता रहा है. According to Joule-Thomson effect, when a gas under high pressure it is allowed to pass through a small hole or orifice into a region of low pressure, cooling occurs या cooling takes place. That means temperature decrease होता है. टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो ऐसे हम गैस को फिर क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं. सो व्हेन अ गैस अंडर हाई प्रेशर, व्हेन अ गैस अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन अ गैस अंडर हाई प्रेशर इज अलाउड टू पास थ्रू अ स्मॉल होल और ओरिफिस इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, कूलिंग टेक्स प्लेस. दैट मीन्स टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज. गैस बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फिर ये ईजिली इसको हम क्या कर सकते हैं? ये ईजिली क्या होता है? लिक्विफाई होता है. पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है कि गैस कब कूलिंग यहाँ पे होगी, कब गैस लिक्विफाई होगा या व्हेन कूलिंग विल टेक प्लेस. तो उसके लिए आप याद रखेंगे दैट ए गैस इन जूल-थॉमसन इफेक्ट. मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या बताया कि गैस अंडर वेरी हाई प्रेशर इट इज़ अलाउड टू पास थ्रू ए स्मॉल होल और ओरिफिस इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर. जैसे लेट से हमारे पास यहाँ पे ये गैस है, इस किसी भी कंटेनर या वॉल्यूम के अंदर ये गैस है. लेट से वी आर हैविंग गैस, नाइट्रोजन गैस. अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है. लेट से P2 है यहाँ पे प्रेशर. अब इस गैस को आप पास कर रहे हैं थ्रू ए स्मॉल होल और ओरिफिस, और किस में पास कर रहे हैं? इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, है ना. यहाँ पे आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? यू कैन कनेक्ट हियर ए वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस द प्रेशर. वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर. तो यहाँ पे लेट्स से प्रेशर इज P1, तो P2 इज ग्रेटर देन P1. अब ये क्या बता रहा है कि हमारे पास एक गैस है अंडर हाई प्रेशर एंड इट इज अलाउड टू पास थ्रू ए स्मॉल होल और ओरिफिस इनटू ए रीजन. अब यहाँ पे इसको हम पास कर रहे हैं ना, पर यहाँ पे क्या है? प्रेशर इज वेरी लो. तो व्हाट विल हैपन? कूलिंग विल टेक प्लेस. दैट मीन्स ये गैस बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. बट रिमेंबर दैट कूलिंग तभी होगा when temperature is below certain temperature. That temperature is called the inversion temperature. So inversion temperature, it is represented by TI, inversion temperature. क्या बता रहा हूँ मैं? That cooling takes place only when temperature is below a particular temperature known as inversion temperature, represented by TI. और इस TI का वैल्यू आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज 2A अपॉन RB. 2A अपॉन RB. R is the universal gas constant, AB van der Waals constant, 2 is also a constant. So आप ये निकाल सकते हैं. तो क्या बताया मैंने? That a gas undergoes cooling only if temperature is below certain temperature known as inversion temperature. और ये हम निकाल सकते हैं with the help of this formula. So यहाँ पे 3 important points आप नोट डाउन करेंगे. That at inversion temperature cooling does not takes place. Cooling doesn't occur. Cooling doesn't occur. अगर टेम्परेचर कितना है? इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है, तब कूलिंग नहीं होगा इन जूल-थॉमसन इफेक्ट. सो नेक्स्ट इज बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर कूलिंग ऑकर्स, है ना. बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर कूलिंग विल ऑकर. तब कूलिंग होगी जब टेम्परेचर बिलो होगा दिस इन्वर्जन टेम्परेचर. नाउ व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज अबव इन्वर्जन टेम्परेचर? सो अबव इन्वर्जन टेम्परेचर हीटिंग टेक्स प्लेस. दैट मीन्स गैस जो है वो वार्म अप हो जाता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन्वर्जन टेम्परेचर से. नाउ रिमेंबर हियर दैट ये जो जूल-थॉमसन इफेक्ट है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस बिकॉज आइडियल गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या करते हैं? दैट इज़ neglected. So that's why it is only applicable for
रियल गैसेस। सो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे यहाँ पे। फिर से बता रहा हूँ दैट इफ टेम्परेचर इज बिलो inversion temperature then cooling takes place, if it is above then heating takes place, and at inversion temperature no cooling effect or Joule-Thomson effect is observed. Now let's solve a question. अगर हमारे पास दो गैसेज है, वन इज योर अमोनिया गैस, अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इनका आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अमोनिया, let's say it is 405.5 Kelvin, and for carbon dioxide let's say critical temperature is 304.15 Kelvin. और अब आपको क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है दैट अगर हम टेम्परेचर इफ वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 500 Kelvin, यहाँ से टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपको बताना है पहले कौन सा गैस लिक्विफाई होगा। सो यू हैव टू टेल कौन सा गैस इन दो में से पहले लिक्विफाई होगा। सो कैन यू आंसर? मैं फिर से बता रहा हूँ दैट वी आर हैविंग द टू गैसेस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनका आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। फॉर अमोनिया इट इज़ 405.5 Kelvin, इट इज़ 304.15 Kelvin फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ से क्या बता रहे हैं हम, अब हम इन दोनों गैसेस को लिक्विफाई करने जा रहे हैं, तो पहले टेम्परेचर कितना रखा गया 500 Kelvin, और यहाँ से अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो पहले कौन सा गैस लिक्विफाई होगा? सो डेफिनेटली इट विल बी अमोनिया। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज अमोनिया पहले लिक्विफाई होगा। सो अमोनिया गैस विल फर्स्ट गेट लिक्विफाइड। व्हाई? क्योंकि हमने क्या पढ़ा दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड ओनली बिलो इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो ये टेम्परेचर पहले 500 Kelvin है, तो जब हम डिक्रीज करेंगे पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा 405.5 Kelvin, और फिर जब फर्दर डिक्रीज करेंगे तब ये टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज 304.15 Kelvin। तो जब हम इस टेम्परेचर पे आ जाएंगे नाउ अमोनिया विल स्टार्ट टू गेट लिक्विफाई, पर इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 304.15 Kelvin है। तो ये तो इसी टेम्परेचर पे या इससे कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगा, बट it will not get liquefied above this temperature। जो हमने सीखा that critical temperature के above gas cannot be liquefied, however pressure we may apply। So hope that you have understood the liquefaction of gases. So next topic will be the liquid state. So thank you for watching.